हे गाइस, चलिए तो हमारा लास्ट कंटेंट है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के यूनिट 1 का। अभी यूनिट 2 हमारे पास पूरा पूरा बचता है, लेकिन यूनिट 1 का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसको समझेंगे फटाफट से। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है अपने आप में कि क्या स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। स्कोप को आप कैसे समझ सकते हो? स्कोप को आप ये कह सकते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की हदें कितनी है, कहां तक फैला हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कहां तक ये पहुंचा हुआ है। तो ये सिंपली कहा जाता है कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स के आप हद को नहीं नाप सकते अपने आप में। इट इज अ क्वाइट वाइड कॉन्सेप्ट, वाइडर कॉन्सेप्ट, अपने आप में काफी कुछ ये कवर करके चलता है। क्या कवर करके चलता है? तो ये सिंपली कहता है क्या कि भैया एक मैनेजर अपने फर्म के अंदर जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, उन सभी का सॉल्यूशन, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। आपने पीछे देखा ही था इसके पीछे वाले पॉइंट के अंदर कि भैया इसके अंदर क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की जा चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या चीजों को इनकॉर्पोरेट करता है। तो कहा जाता है कि जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक मैनेजर फेस कर सकता है अपने फर्म के अंदर, उन सभी को कवर किया हुआ है कहां पे? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो विच मीन्स इट इज अ क्वाइट वाइडर कॉन्सेप्ट। अब इसको दो पार्ट में यहां पे क्लासिफाई किया गया। दो पार्ट में क्लासिफाई करने का मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कैसी कैसी हो सकती हैं। तो या तो उसकी वो इंटरनल प्रॉब्लम होगी या तो उसकी वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी। इंटरनल प्रॉब्लम को कहा जाता है ऑपरेशनल इश्यूज और एक्सटर्नल प्रॉब्लम को कहा जाता है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो दो टाइप के इश्यूज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इश्यूज की बात करें तो इंटरनल इश्यूज के लिए अप्लाई किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को, विच इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल फैक्टर्स, जिसको इंटरनली कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल इश्यूज की बात करें विच इज इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो उसमें आपका अप्लाई होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स, वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लगती। तो ये दो अलग अलग बातें हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा स्कोप जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो कवर किया जाता है। तो इन दोनों हेड्स को अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला हेड आता है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। तो मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑपरेशनली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो क्या सोच सकता है, कितना प्रोडक्शन करूं, क्या कॉस्टिंग रखूं, किस तरीके से डिमांड के बारे में एनालिसिस करूं, क्या फ्यूचर में डिमांड होगी मुझे क्या पता, इसकी एनालिसिस कैसे की जाए। तो ये सारे उसके ऑपरेशनल इश्यूज हैं। मतलब कि वो बिजनेस कर रहा है लेकिन उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी जाए, कितना प्रोडक्शन किया जाए, उसकी कॉस्टिंग कितने पे रोक दी जाए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से डिमांड की फोरकास्टिंग की जाए ताकि अगर पहले से तैयारी होगी तो आप सर्व कर पाओगे अपने मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सारी चुटपुट प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको दूर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हुए। इनको दूर कैसे किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हुए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ यहां पे, या ऑपरेशनल इश्यूज का बेसिकली मतलब क्या हुआ यहां पे कि वो सारे इश्यूज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। मतलब उन इश्यूज को अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसको बियर ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल इश्यूज की, तो वहां पे आप देखोगे कि ये वो इश्यूज होते हैं जिसको आपको बियर कहना पड़ेगा, मतलब सहना पड़ेगा। घटना घट गई, बाहर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप रोक नहीं सकते हो, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सह सकते हो। ठीक है ना? आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है कि आप उस टाइप के इंपैक्ट को झेल पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप की अलग अलग डिसीजन को अपन लोग को यहां पे समझना है। अब उन डिसीजनों की जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी इश्यूज हो सकते हैं ऑपरेशनल के, उनको डिस्कस किया जाएगा और उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में बात की जाएगी वन बाय वन। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। मतलब क्या हुआ? दो अलग सेपरेट टर्म्स है। नंबर वन इज डिमांड एनालिसिस, नंबर टू इज फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या है कि भैया कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। हमें यह पता लगाना है कि क्या डिमांड है प्रोडक्ट की, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या उसकी कमोडिटी की प्राइस होनी चाहिए, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम क्या है, जो हमारे राइवलरी प्रोडक्ट्स है, मतलब जिस प्रोडक्ट के अंदर हम डील कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वैसे सिमिलर प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट और भी होंगे मार्केट के अंदर, उनके प्राइस कैसे हैं, कंज्यूमर जो है हमारे जिनको हम ये सर्व करवाना चाहते हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है। इस टाइप के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं डिमांड एनालिसिस के थ्रू। मतलब कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा जाएगा। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंज्यूमर है उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या अलग अलग और डिटरमिनेंट्स हैं, जैसे कि हमारी कमोडिटी की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर जो है उनकी इनकम क्या है, जो हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस क्या है मार्केट के अंदर, जो हमारे कंज्यूमर है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। इसको प्रॉपरली एनालाइज करने को कहते हैं हम डिमांड एनालिसिस, जो कि किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से।
नंबर 2 आता है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर के डिमांड को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, मतलब कि एक टेक्निक जिससे कि आप ये पता लगा पाओ कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की क्या डिमांड होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, कैसे लगाओगे, तो आप पुराने जो पास्ट बिहेवियर्स होंगे, जो पास्ट ट्रेंड होंगे, उसके थ्रू आप अंदाजा लगाओगे कि फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकता है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, उसके बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। तैयारी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। आपकी क्वांटिटी, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो मार्केट में नीडेड है, उसकी तैयारी आप पहले से करके चलोगे, उसकी प्रोडक्शन आप पहले से करके चलोगे, ताकि कहीं भी स्कार्सिटी ना हो, सप्लाई में कमी ना हो, और जितनी भी डिमांड आएगी उसको आप प्रॉपरली मेट कर पाओगे। नंबर 2 कि आपको जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए आपको कई सारे इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गए, मशीन्स, इक्विपमेंट्स हो गई, बिल्डिंग होगी, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें भी आप वेल मैनेज कर पाओगे पहले से, अगर आपने डिमांड फोरकास्टिंग सही से एक्यूरेटली कर रखी है तो इसके अंदर भी आपको हेल्प करता है कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि डिमांड फोरकास्टिंग के आपको अलग अलग टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप इसको कर पाते हो। अगला आता है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस बेसिकली क्या बात करता है, तो इसमें भी दो टर्मिनोलॉजी है। नंबर 1 इज प्रोडक्शन, नंबर 2 इज कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन के बारे में आपको क्या सोचना है, आपको रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए किस चीज की, इनपुट और आउटपुट की। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि कितना आपको साइज ऑफ आउटपुट चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब कितना आपको प्रोडक्शन करना है, कितना आपको यूनिट प्रोड्यूस करना है, इसके बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो आप ऑब्वियसली लोगे डिमांड के बेसिस पे कि मार्केट में क्या डिमांड है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि क्या आपको ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट होना चाहिए। और साथ ही में आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप अनड्यू कॉस्ट को इंक्वायर कर रहे हो। अनड्यू कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि कभी जल्दबाजी के चक्कर में आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ रही है, जल्दबाजी में प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं बनाने में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी प्लानिंग सही से नहीं हो रखी होगी, आपका डिसीजन प्रॉपर नहीं होगा, तो इस टाइप की हरकतें हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको प्रोडक्शन थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपको इसके बारे में पूरा का पूरा रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। साथ ही में वो ये बताता है कि किस तरीके से आप कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हो, और साथ ही में कॉस्ट के बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपको कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू समझ में आती है, जिसके हम कहते हैं कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉस्ट मिनिमाइज होगा तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में सपोज करो एक प्रोडक्ट अगर 20 रुपए का बिक रहा है, तो किसी भी हालत में आप 20 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं बेच पाओगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि अगर ये 20 रुपए वाला बंदा अगर इस प्रोडक्ट को 10 रुपए बनाता है, तो आप इस प्रोडक्ट को 8 रुपए बना सकते हो, अगर आपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए तो। अगर आप कॉस्ट मिनिमाइज 8 रुपए कर पाए, तो जहां ये बंदा 10 रुपए कमाता है पर प्रोडक्ट, आप 12 रुपए कमा पाओगे। तो कभी भी सेलिंग प्राइस के थ्रू आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता, आपके कॉस्ट मिनिमाइज के थ्रू ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। अगर आप कॉस्ट को मिनिमाइज करने में सक्षम हो, तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो कई बार आप तय नहीं करते हो, वो मार्केट तय करता है, जो कि हम देखेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर कि मार्केट डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको दूर करता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भैया, आपके पास अलग अलग टाइप की वैरायटीज होती हैं। अगेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल कहां रखा जाएगा, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगी, उसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी, WIP कहां रखा जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसको कहां रखा जाएगा, इसके रिलेटेड में आपको इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए अलग अलग टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं। किस तरीके से खर्चे किए जाएं जिससे कि वो बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम हो, इसके बारे में डिस्कसिंग होती है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो थ्योरीज है वो आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है, रूल्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। किस चीज से रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब इसके अंदर कुछ आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कई सारे मेथड्स देता है। मेथड्स में जैसे कि नंबर 1 मेथड आपका ABC एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ABC एनालिसिस बेसिकली क्या कहता है, ABC एनालिसिस कहता है कि जो आपकी प्रोडक्ट को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, इसको थोड़ा सा मैं आपको टैबलेट बता दूं। ABC एनालिसिस क्या कहता है, आपकी दो टाइप की प्रोडक्ट होती है, एक जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और जो उसका प्राइस है या जो उसकी वैल्यू है, प्राइस ना कहते हुए अगर मैं इसको वैल्यू कहूं ज्यादा बेटर लगेगा, जो उसकी वैल्यू है वो कंपैरेटिवली उसके अपोजिट है। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि एक है कि अगर मैं 100% में बात करूं तो उसकी क्वांटिटी 10% है, लेकिन जो उसका वैल्यू है वो 90% है। तो ये क्या हुआ कि कम जगह लेगा लेकिन वो महंगा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड,
फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जगह कम लेता है, क्वांटिटी कम दिखती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है बहुत महंगी होती है, तो इसको डाला जाता है ए कैटेगरी के अंदर। मतलब इसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग तरीके से होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा भी नुकसान सहना आपके लिए गलत हो जाएगा, तो इसको डाला गया ए कैटेगरी में। सी कैटेगरी आती है जहां पर हम कहते हैं क्वांटिटी 90 है और जो उसकी वैल्यू है वो 10 है। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो दिखता बहुत ज्यादा है पर उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें चोरी चकारी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। पता लगे आप क्या कर रहे हो, आप कॉटन को रख रहे हो तिजोरी के अंदर और इसको रख रहे हो आप बाहर बरामदे के अंदर, तो ये गलत है ना। कॉटन को आप बाहर बरामदे में रखो चल जाएगा, लेकिन गोल्ड को आपको तिजोरी में रखना पड़ेगा, तो इसकी सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट की है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू कॉटन। और बी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं मॉडरेट, जिसको कहते हैं कि क्वांटिटी भी 50 का अराउंड है और वैल्यू भी 50 का अराउंड है। मतलब ये मॉडरेट कैटेगरी है, ना इसको लापरवाही से छोड़ना है, ना ही बहुत सख्त कस्टडी चाहिए, ऑन एन एवरेज इसकी कस्टडी चाहिए। तो इस तरीके से एबीसी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। कहते हैं कि जो भी आपकी इन्वेंट्री होगी उसको कैटेगराइज करो 3 कैटेगरी के अंदर, ए बी सी, और उसके बाद तय करो कि उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से की जाएगी, उसको किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर तरीके से रखा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट देता है आपको एबीसी एनालिसिस विच इज गिवन बाय बिजनेस इकोनॉमिस्ट। अगला आता है सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस या फिर मैथमेटिकल मॉडल, जिससे कि आप क्या कर पाओगे, अपना ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज को मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल प्रोडक्ट तो आपको बनाना है, इन्वेंट्री खत्म हो गया, या फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है लेकिन इन्वेंट्री इतना ज्यादा है कि स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपको एक ऑप्टिमम लेवल सोचना पड़ता है कि भैया कितना इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है विच इज नॉट इन एक्सेस एंड ऑब्वियसली नॉट इन शॉर्ट ऑल्सो। मतलब ऐसा भी ना हो कि आपको प्रोडक्शन करना है, अब रॉ मटेरियल खत्म हो गया और मिल भी नहीं रहा मार्केट में, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन के कंपेरेटिवली आपने इन्वेंट्री इतना ज्यादा रख लिया सेफ्टी साइड के चक्कर में कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसको भी इवेल्युएट किया जाता है अलग अलग टूल्स, अलग अलग मेथड के द्वारा, जो कि हेल्प आउट करता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एनालिसिस भी। इसकी एनालिसिस का मतलब क्या है कि मार्केट कैसा है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, और मार्केट के स्ट्रक्चर को बिना समझे हुए आप अपनी प्राइसिंग की पॉलिसीज को नहीं बना पाओगे। आपकी प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी वो तभी पता लग पाएगा जब आप समझ पाओगे मार्केट कैसा है, मार्केट में कितने हद तक का कंपटीशन है और किस टाइप का कंपटीशन है। कंपटीशन की अलग अलग क्राइटेरिया है जो आपने देखी हुई है, परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, मोनोपोली होते हैं, मोनोपोलिस्टिक होते हैं, अलग अलग वैरायटी की कॉम्पिटिशन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप का कंपटीशन है, किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है, और वो समझने के बाद ही आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो वो डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आप पहले मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अलग अलग मार्केट की कंडीशन होती है, इसलिए आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी जो होगी वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से कोट की जाएगी। तो उसकी एक पॉलिसीज जो बनाई जाएगी वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले मार्केट कंडीशन को समझ पाओगे। अगला टर्म आता है रिसोर्स इकोनॉमिक्स, रिसोर्स एलोकेशन। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन यहां पे बहुत हेल्पफुल है, वो आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग आपका एग्जांपल है, जिसके थ्रू आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हो अपने रिसोर्सेज का। तो बहुत जरूरी है कि रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट किया जाए जिससे कि आपको ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन मिले, जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो आपको बताता है अगेन कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स विद हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टूल्स और एनालिसिस। अगला आता है आपका थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कहीं ना कहीं रिसोर्स एलोकेशन का ही एक सेपरेट पार्ट है। कैपिटल इज वॉज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज, और उसको आपको किस तरीके से डिप्लॉय करना है, अपने कैपिटल को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, कहां इन्वेस्ट करना है कहां नहीं करना है, इसके डिसीजन को लेना बहुत जरूरी है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि कैपिटल को हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से हमें बेस्ट सुटेबल को चुनना होता है, ये ध्यान में रखते हुए कि कहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, रिस्क कम से कम होगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको यहां पे भी सपोर्ट करता है कि आप डिसीजन ले पाओ रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ स्कार्स कैपिटल, जो कि आपके पास कम है, ऑलरेडी लिमिटेड है, उसके रिगार्डिंग आप उसके एलोकेशन के डिसीजन प्रॉपरली ले पाओगे। उसमें आपको सपोर्ट करता है अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स विद हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एनालिसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, क्या आपको पता है कि प्रॉफिट जो है वो अपने आप में एक अनसर्टेन इवेंट है। अनसर्टेन इवेंट का मतलब क्या है कि आप तय करके चलो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्टर डिपेंड करती है। आपने सोचा था एक प्रोडक्ट 20 का बेचोगे, बिकी नहीं रहा, तो आपको उस प्रोडक्ट का 15 रुपए का करना पड़ जाता है। देखा आपने मार्केट में ऐसा कि एक प्रोडक्ट लॉन्च तो होता है 20 रुपए का, लेकिन अगर उसकी डिमांड उसको मेट नहीं कर पा रही है, जितना भी उसके प्रोडक्शन है, जितना भी उसके पास स्टॉक है, तो उस सिनेरियो में उसको अपने प्रोडक्ट को सस्ता करना पड़ता है, 15 रुपए करना पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 16 रुपए का बना रहा हो, ठीक है, अब वो 4 रुपए का प्रॉफिट कमाता था, लेकिन अब उसको 1 रुपए का लॉस हो रहा है पर प्रोडक्ट, बट उसको करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टोरेज है उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो उसने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा हुआ, या उसको लग रहा है कि उसके जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएंगे,
वो खराब हो जाएंगे, लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो इस सिचुएशन में उसको ऐसा करना पड़ता है कि चलो 1 रुपए का लॉस सही, बट इसको बेच देते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो अपने आप में एक बहुत अनसर्टेन इवेंट है। जनरली हम उसको पहले से प्रीडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, किस तरीके से प्रॉफिट होगा, लेकिन इस अनसर्टेनिटी को भी मिनिमाइज किया जा सकता है अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। तो मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट एनालिसिस अपने आप में एक अनसर्टेन है, लेकिन इसको भी क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज कैसे किया जाएगा, बेटर प्लानिंग के थ्रू। अगर आपकी प्लानिंग बेस्ट तरीके से हो रखी है तो अनसर्टेन तो स्टिल रहेगा। देखो जो अनसर्टेन है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिट की कुछ लेवल की गारंटी वहां से अराइज हो जाएगी। तो उस टाइप के टेक्निक्स कि किस तरीके से आप मेजर करो अपने प्रॉफिट को, किस तरीके से आप मैनेज करो अपने प्रॉफिट को अलग अलग अनसर्टेनिटी वाले इन्वायरमेंट में, अलग अलग अनसर्टेनिटी वाले कंडीशन में। मतलब कि इफ एंड बट की एनालिसिस होगी। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। तो ये अलग अलग सिनेरियो को समझना इसमें हेल्प आउट करता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिससे कि आप प्रॉफिट की एनालिसिस बेस्ट तरीके से कर पाते हो। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आता है फिर से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि आपको पता ही है कि भैया किसी भी बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, नो डाउट। अनसर्टेनिटी भी अपने आप ही रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हो आपको नहीं पता वो चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी मार्केट में डिमांड होगी नहीं होगी। तो अपने आप में एक अनसर्टेनिटी है। आपको उसके लिए अलग अलग टाइप के कदम उठाने पड़ते हैं जिससे कि वो फाइनली जाके सर्टेन हो पाता है। तो मुद्दा क्या हुआ कि रिस्क और अनसर्टेनिटी तो एक बिजनेस के लिए एक बहुत कह लो एसेंशियल एलिमेंट टाइप का है, जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिजनेस कर रहा हूं कोई रिस्क नहीं है, मैं बिजनेस कर रहा हूं कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। बट द थिंग इज कि उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो एनालिसिस अगर आपकी होगी रिस्क और अनसर्टेनिटी की, तो उससे क्या होगा कि आप एक एफिशिएंट डिसीजन ले पाओगे, अपने प्लान्स को अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाओगे एक इफेक्टिव तरीके से, जिसमें कि आप यूज करोगे क्या, अपने पास्ट डाटा को, करंट इंफॉर्मेशन को और फ्यूचर की प्रिडिक्शन को। जब इन तीनों चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करके अपने प्लान्स बनाते हो और उस प्लान के बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो, तो ये जो आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी है ये अपने आप में काफी लो हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो इसकी एनालिसिस करने में भी मदद करता है आपको कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बाय हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब क्या है, जो आपके अप्लाई किए जाते हैं एक्सटर्नल इश्यूज पे या फिर कह लो आप इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। तो अपने आप में आपने स्टार्टिंग से देखते आए हो कि माइक्रो जो है दैट इज दी हर्ट, बट कहीं ना कहीं मैक्रो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसका भी बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर और बिजनेस के फंक्शनिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जो बाहर के भी फैक्टर्स हैं उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर पड़ता है। ये एक बिजनेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर के इंपैक्ट इसको डालेंगे, इसको फर्क करेंगे। बाहर की गवर्नमेंट पॉलिसीज, बाहर की कंपटीशन भी आके इसके अंदर उथल पुथल मचा जाते हैं। तो उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस डिसीजन के लिए। तो क्या बेसिकली फैक्टर्स होते हैं उसको समझना है। तो पहला फैक्टर यहां पे बताया गया है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का आपका टाइप क्या है वो समझना जरूरी है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, मतलब कि आपका बिजनेस जो है वो किस स्टेज पे है, बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे है, मीडियम पे है, या बिल्कुल मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है या डिक्लाइन कर रहा है। अलग अलग बिजनेस साइकिल के स्टेज होते हैं। तो आप किस स्टेज पे हो उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे, क्योंकि मार्केट उस अकॉर्डिंग चेंजेस लाती है। जनरल ट्रेंड क्या है मार्केट के अंदर, मतलब नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, प्राइजेस कैसे हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट की क्या टेक्नोलॉजी या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट के अंदर, उसको समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे हैं, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज किस चीजों के ऊपर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो सकते हैं, कंपटीशन को लेकर क्या पॉलिसीज है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कैसे हैं, प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज कैसी है, क्योंकि इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। सपोज आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो और प्रोडक्ट को पता लगा कि आप प्रोडक्ट को बना पा रहे हो 10 रुपए में, लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर इंपोर्टिंग जो इंपोर्ट को लेकर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बना रखी है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट कहीं दूसरे कंट्री से मार्केट में अवेल किया जा रहा है 5 रुपए की प्राइसेस पे, जो हम सिंपली एक बचपन में समझते थे चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है आप 10 रुपए बना पा रहे हो, बाहर से अगर वो 5 रुपए में आ जा रहा है तो आपकी प्रोडक्ट की तो ऐसी हो जाएगी वहां पे। अगर वो क्वालिटी थोड़ा सा भी मैट कर पा रहा है, थोड़ा सा भी कंपटीशन आपको दे पा रहा है, तो आपके प्रोडक्ट की यहाँ पे ऐसी हो जाएगी। तो इस केस में गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट बाहर के प्रोडक्ट को कितने में आने की अनुमति दे रही है, और उससे हमारे जो प्राइवेट जो कह सकते हैं हम लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजों को भी डिसाइड करके चलना है आपको कि भैया अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से 5 रुपए की रेट में आ पा रहा है मार्केट के अंदर ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उस चीजों को कंसिडर करते हुए भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अंदर डिसीजन लाओगे, उसकी कॉस्टिंग के डिसीजन को एनालाइज करोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर की वर्किंग कैसी है, कैपिटल मार्केट किस तरीके से हमारा काम कर रहा है हमारे
कंट्री के अंदर सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ट्रेड यूनियन होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यूनियंस होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये किस तरीके से काम कर रही हैं, इनके क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं बिजनेसेस के ऊपर, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है हमारी कंट्री का, ये सारे फैक्टर्स को भी आपको समझना है और इसको कंसीडर करते हुए ही आप बिजनेस डिसीजन ले पाते हो। बिजनेस डिसीजन क्या करता है? बिजनेस डिसीजन कहता है कि भैया बिना इसको कंसीडर करते हुए आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप लेते हो तो उसका आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए बिजनेस डिसीजन के अंदर ये होना जरूरी है। बिजनेस डिसीजन बिना इसको काउंट किए हुए नहीं ले सकते आप। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? वो इन सारे फैक्टर्स के इंपैक्ट को इनकॉर्पोरेट करता है आपके लिए और उसके अकॉर्डिंग आपको एक डिसीजन हेल्पिंग के अंदर हेल्प करता है कि किस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर की थी कि जो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये ऑब्वियसली बात है आपके कंट्रोल में नहीं होते। मैनेजमेंट, जो फर्म की मैनेजमेंट है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज दीज आर इंपैक्टेड बाय दी एक्सटर्नल अथॉरिटीज। गवर्नमेंट हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, जो कोई भी हो सकते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है? आपको इसको सहने की क्षमता देता है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज का कोई इंपैक्ट आपके बिजनेस को पड़ रहा है, लेकिन आपने डिसीजन कुछ ऐसे ले रखे थे कि वो इंपैक्ट आपके पास आया तो, लेकिन वो ज्यादा नुकसान देके नहीं गया, थोड़ा सा नुकसान दिया आपके बिजनेस के अंदर और फिर आपने उसको बियर कर लिया, उसको झेल लिया, उसको सह लिया। ऐसा ना हो कि बिजनेस को कोई इंपैक्ट आया और वो आपके पूरे बिजनेस की उथल पुथल करके चला गया, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट देके चला गया। तो इसलिए एक साउंड डिसीजन इन चीजों के अंदर भी हेल्प करता है और जिसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ये आपका पूरा यूनिट 1 था। यूनिट 2 की बात करेंगे सेपरेट पार्ट के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1 विच इज इन जनरल इंट्रोडक्शन, लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स को आपने देखा है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा बाकी के यूनिट्स को समझने में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ओके टाटा, बाय बाय।